स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे यूनिट 3 का एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक। वो है साइकिल ऑफ इरोजन बाय डेविस एंड पेंक। डेविस का अपरदन चक्र और पेंक का भू आकृतिक तंत्र की संकल्पना, ये पेंक ने दी थी। ये जो पेंक हैं, ये जर्मन स्कॉलर हैं, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट। और W.M. डेविस ये अमेरिकन जियोमॉर्फोलॉजिस्ट हैं। डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना दी। इसे भौगोलिक चक्र भी बोलते हैं। यानी ऐसे समझ लीजिए, डेविस का अपरदन चक्र भौगोलिक चक्र के नाम से जाना जाता है, और जो पेंक का अपरदन चक्र है, पेंक द्वारा दिया गया, उसको हम भू आकृतिक तंत्र कहते हैं। मैंने जब इस टॉपिक को देखा तो पाया कि इस टॉपिक को समझने से पहले, यानी डेविस का अपरदन चक्र, भौगोलिक चक्र समझने से पहले, और पेंक का भू आकृतिक तंत्र का जो कॉन्सेप्ट है, उसको समझने से पहले हमको कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे अपरदन से संबंधित। इरोजनल कुछ टर्म्स हैं और कुछ जो है वो लैंड फॉर्म्स रिलेटेड टर्म्स हैं। पहला, आपको जानना होगा कि पार्श्विक अपरदन क्या होता है। दूसरा, आपको जानना होगा कि लंबवत अपरदन क्या होता है। तीसरा, आपको समझना होगा निरपेक्ष उच्चावच क्या है। और फोर्थ कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा सापेक्ष उच्चावच क्या है। जब आप इनको भली भांति समझ लेंगे, तब आप डेविस का अपरदन चक्र और पेंक का जो भू आकृतिक तंत्र है, उसको भली भांति समझ पाएंगे। देखिए, पार्श्विक अपरदन और लंबवत अपरदन। पहले मैं इसमें लंबवत अपरदन को बताता हूँ। जैसे ये आप एक नदी देख रहे हैं, यहाँ पर ये कलर में बदल लेता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर येलो कलर सही दिखेगा, ठीक है। तो ये आप एक नदी बहती हुई देख रहे हैं। जब ये नदी इस पूरी वैली को कट करेगी, यानी कि जैसे यहाँ पर भी आप एक ये देख रहे हैं, नदी ये बह रही है, तो ये इसकी ट्रिब्यूटरी आ रही है, मतलब इसकी सहायक नदियां ये ऊपर से आके इसमें मिल रही हैं। तो जब ये मुख्य नदी, इसको ऐसे समझिए, ये नदी इस प्रकार है, घाटी, और ये नदी बह रही है। तो ये नदी जब यहाँ नीचे को इधर गहरा करती जाएगी इस प्रकार से, ठीक है। अब ये नदी बह रही है, ये नदी जो यहाँ बह रही है, ये इस घाटी को, मान लीजिए इस समय घाटी इतनी गहरी है, ये नदी जब नीचे की तरफ ऐसे काटेगी, ये जो नदी बहती हुई आ रही है, ये कट करेगी, तो नदी गहरी होती जाएगी, नदी की घाटी। अब वो इतनी गहरी हो जाएगी, फिर वो इतनी गहरी हो जाएगी। ऐसे नदी की जो वैली है, वी शेप्ड वैली, ये हम देख रहे हैं, ये गहरी होती जा रही है। तो इस प्रकार के अपरदन को हम निम्नवर्ती अपरदन या लंबवत अपरदन, वर्टिकल इरोजन, लंबवत अपरदन, ठीक है, इन नामों से जानते हैं। अब जो इस मुख्य नदी की जो सहायक नदियां यहां से बह करके इस मुख्य नदी में आती हैं, ये जो यहाँ ये पर्वत का जो पर्वतीय भाग है,
तो इसको भी कट करेंगे, ये जो सहायक नदियाँ यहाँ से आ रही हैं, ये इसको कट करेंगी। तो जब ये मतलब आज वैली जो है, वो मान लीजिए इस शेप में है। अगर इसके मतलब इसका जो पार्श्विक, ये जो पार्श्व माने होता है दीवारें, तो उस वैली की जो दीवारें हैं वो ये हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक एक वैली की दीवार एक तरफ की और दूसरी दीवार ये वाली होगी। तो जब सहायक नदियाँ इस घाटी के पार्श्व पार्श्व मतलब दीवारों को जब कट करेंगी, तो यह अभी ये जो स्थिति ये है, अब ये स्थिति कैसी हो जाएगी? ये स्थिति अब हो जाएगी ऐसी। और ज़्यादा पार्श्वों का अपवर्तन होगा तो ये स्थिति हो जाएगी ऐसी। और देखें तो ये स्थिति हो जाएगी ऐसी। ठीक है? ये तो लगभग समान हो गया, लेकिन मतलब कुल मिला के ये ऐसी हो जाएगी, ठीक है? तो 1, 2, 3, 4 हम ये देखा हमने कि अगर ये जो घाटी है वो गहरी होती है, तो उसमें हाथ होता है लंबवत अपवर्तन का, और घाटी जो चौड़ी हो रही है, फिगर नंबर 1 से 2 में चौड़ी हो गई, 2 से 3 में, 3 से 4 में। तो ये क्यों चौड़ी हो रही है? क्योंकि इनके पार्श्व, घाटी के जो पार्श्व है, इनका अपवर्तन हो रहा है। तो घाटी का जो पार्श्व है, और ये पार्श्व अपवर्तन को हम क्षैतिज अपवर्तन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अपवर्तन इस दिशा में हो रहा है, इज़न्ट इट? और जो इस वाले इस केस में, ये जो केस है यानी लंबवत अपवर्तन वाला, इसमें जो अपवर्तन है वो इस प्रकार हो रहा है। तो ये है लंबवत अपवर्तन और ये है क्षैतिज अपवर्तन। क्षैतिज अपवर्तन को पार्श्विक अपवर्तन भी कहते हैं। तो इस प्रकार आपने डेविस का अपवर्तन चक्र, जो भौगोलिक चक्र भी कहलाता है, हाँ, इसको पढ़ने से पहले, और प्लैंक का जो भू-आकृतिक तंत्र है कॉन्सेप्ट, उसको जानने से पहले आपने जाना कि जो पार्श्विक अपवर्तन है वो क्या है और लंबवत अपवर्तन। अब हम आते हैं निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच। देखिए जैसे एक मिनट, तो निरपेक्ष उच्चावच, अब हम इसकी बात करेंगे। तो निरपेक्ष उच्चावच को आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि ये आप ये वाली रेखा देख रहे हैं, और ये पर्वत की ऊंचाई है। अब ये पर्वत की ऊंचाई इस रेखा से इतनी ऊंची है, ठीक है? यानी कि यहाँ पर जो उच्चावच है वो ये इतना ऊंचा है, और इसको हमने मान लिया, इसको मान लिया समुद्र तल। तो समुद्र तल से जो उच्चावच है उसकी ऊंचाई, लैंडफॉर्म की ऊंचाई यहाँ तक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति यहाँ घाटी में खड़ा है, यहाँ पर, यहाँ यहाँ से अगर हम इसकी ऊंचाई देखेंगे तो वो इतनी होगी, और समुद्र तल से अगर इसकी ऊंचाई देखेंगे तो इतनी होगी। तो जो समुद्र तल से ऊंचाई है उसको बोला जाएगा एक तरीके से निरपेक्ष, ठीक है? और जो ये घाटी, नदी घाटी जो है, ये बिल्कुल जहाँ नदी बह रही है वहां से ऊंचाई अगर देखेंगे इसकी, इसको बोला जाएगा सापेक्ष उच्चावच। ऑलराइट, ये निरपेक्ष एब्सोल्यूट हाइट, तो इसको बोला जाएगा एब्सोल्यूट रिलीफ, और ये रिलेटिव रिलीफ। इसी को हम दूसरे चित्र में भी समझते हैं, जैसे इस चित्र की बात करते हैं। तो जैसे ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई को हम कई जगह से देख सकते हैं। जैसे इसको यहाँ से देख लिया, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, इसको मैं कलर को बदल लेता हूँ जरा पेन का। जैसे कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पर, और वो इस जगह को देख रहा है,
तो ए पॉइंट पर खड़ा व्यक्ति बी पॉइंट को देख रहा है, तो ये जो बी है, बी की ऊंचाई है वो ए के रिलेशन में है। अब इसी बी को कोई यहां पर खड़े होकर देख रहा है सी पॉइंट पर। सी के लिए सी के रिलेशन में बी और सी के रिलेशन में ए, यानी कि अब सी, ये जो बी और ए जो हैं, ये जो उच्चावच हैं, ये सी के रिलेशन में है। और सी जो है वो इस, ये जो आधार तल है, ये जो दिख रहा है, इसके रिलेशन में एक ऊंचाई रखता है, रिलीफ है एक। ठीक है, तो इस प्रकार अगर यहां बोला जाए एब्सोल्यूट, तो इस डी, हम इसको बोलेंगे डी, तो ये डी पॉइंट जो है यहां, ये डी से बी ये एब्सोल्यूट है, डी से सी एब्सोल्यूट है, डी से बी ए एब्सोल्यूट है। तो अगर हम डी से यानी बिल्कुल मतलब समुद्र तल से जब किसी ऊंचाई को देखते हैं, उच्चावच को देखते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष उच्चावच। लेकिन जब हम डी से ना देख करके किसी मध्यांतरिक, किसी ऑलरेडी किसी मतलब ऊंचे, जो कि समुद्र तल से ऊंचा कोई रिलीफ है, वहां से खड़े होकर यदि किसी ऊंचाई वाले भाग को देखेंगे तो वो होगा सापेक्ष उच्चावच। अब हमने जो पढ़ा पार्श्विक अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन, निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच, इसको चारों को इस चित्र में समझते हैं कि ये कैसे प्रोसेस हो रहा है इसमें। अब मान लीजिए नदी यहां बह रही है, ये वो नदी यदि इसको कट करेगी, मतलब यहाँ इरोजन करेगी, कौन सा इरोजन, जो भी हमने देखा था, लंबवत अपर्दन। हाँ, मतलब एक लंबवत अपर्दन, एक पार्श्विक अपर्दन, पार्श्विक कोई क्षैतिज बोलते हैं, और निरपेक्ष उच्चावच, सापेक्ष उच्चावच। ठीक है, तो ये जो नदी यहां बह रही है, अब नदी यहां पर जो ये बह रही है, अगर यहां पर नदी लंबवत अपर्दन कर रही है, ठीक है, तो इससे हम क्या कहेंगे, और मान लीजिए ये जो ये वाला जो उच्चावच है, इस पर अभी अपर्दन नहीं हो रहा है, और ये जो नदी है ये अपर्दन, यानी कि यहाँ पर इस जगह पर मान लीजिए अभी कौन सा अपर्दन हो रहा है, कहिए लंबवत अपर्दन, वर्टिकल इरोजन। तो नदी की घाटी गहरी होती जाएगी, यहाँ पर गहराई बढ़ती जाएगी। जब यहाँ गहराई बढ़ेगी तो ए से बी, ए और बी के बीच डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार कौन सा उच्चावच बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा सापेक्ष उच्चावच। ठीक है, लेकिन जब इस वैली में, ये इसे वैली बोलेंगे, रिवर वैली, इस रिवर वैली का यदि दोनों ये जो पार्श्व हैं, एक पार्श्व ये और एक पार्श्व ये, दीवारें, पार्श्व मतलब दीवारें, घाटी की दो पार्श्व होते हैं। तो जब भाई घाटी किससे बनी, एक नदी बह रही है घाटी में, नदी घाटी में एक नदी बह रही है, दो पार्श्व हो गए। नदी अपनी घाटी को गहरा कर रही है लंबवत अपर्दन से, और जब उसकी सहायक नदियां और उसमें जो जल आकर मिलता है मुख्य नदी में, वो स्ट्रीम्स, धाराएं, जब उसके घाटी पार्श्वों का अपर्दन करेंगी तो क्या होगा, जो हमने अब बी लिखा, ये बी वाला जो रिलीफ है ये भी नीचा घटेगा। जब ये घटेगा तो इसके घटने को हम दो प्रकार से देख सकते हैं।
अभी हमने बात की थी कि पार्श्विक अपर्दन नहीं हो रहा है, केवल लंबवत अपर्दन हो रहा है। तो ए से बी की ऊंचाई बढ़ेगी क्योंकि ए नीचा हो रहा है। जब ए नीचा होगा तो बोलेंगे हम सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि। लेकिन जब अब हम एक दूसरी कंडीशन की बात करते हैं, जिस कंडीशन में क्या हो रहा है कि पार्श्विक अपर्दन, केवल पार्श्विक अपर्दन हो रहा है। हालांकि पहले लंबवत अपर्दन होता है। एक ऐसी स्थिति तो हो सकती है कि लंबवत अपर्दन नदी करे और पार्श्विक अपर्दन ना हो रहा हो। लेकिन जहां पर पार्श्विक अपर्दन हो रहा है तो वो लंबवत अपर्दन के बाद की अवस्था ही होती है। ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। एरोजन साइकिल, अपर्दन चक्र डेविस और पेंग का पढ़ने के लिए जानना आवश्यक है कि कौन सा अपर्दन मतलब पहले होता है। पहले लंबवत अपर्दन होता है, फिर बाद में लंबवत अपर्दन और क्षैतिज अपर्दन दोनों होते हैं, और बाद में लंबवत अपर्दन स्थगित हो जाता है तीसरी अवस्था में। अभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि जो कि किस प्रकार, तो ये जो बी जिसको हमने माना था, ये घाटी के पार्श्वों के ऊंचाई वाले बिंदु, ये तो हमने बी क्या बोला था? बी था निरपेक्ष। देखिए वैसे तो बी भी निरपेक्ष उच्चावच है, ए भी निरपेक्ष उच्चावच है, सी भी, यदि उन तीनों उच्चावचों को डी से देखा जाए। लेकिन सी से देखेंगे तो बी भी, सी और बी का जो डिफरेंस है वो सापेक्ष उच्चावच है, सी और ए का डिफरेंस है वो भी सापेक्ष उच्चावच है, ए और बी का डिफरेंस भी सापेक्ष उच्चावच है। तो जब हमने बात की कि मान लीजिए पार्श्विक अपर्दन हो रहा है, जो पार्श्विक अपर्दन से ये चीज, ये जो ऊंचाई है ये घटेगी, जो अभी यहाँ है वो घटकर यहाँ हो जाएगी, फिर घटकर यहाँ हो जाएगी। तो अब इस घटाव को, इसके घटने को यदि डी से देखेंगे तो हम बोलेंगे निरपेक्ष उच्चावच नीचा हो रहा है। ठीक है। अच्छा, इस कंडीशन में हम एक बात और सोच लेते हैं कि मान लीजिए ए, जिसको हमने ये नदी जहां बह रही है वो वाला हाइट बोला, उस वाली ऊंचाई को, उस उच्चावच को ए इसे डिपिक्ट किया, यहाँ दर्शाया है। मान लीजिए लंबवत अपर्दन नहीं हो रहा है, केवल पार्श्विक अपर्दन हो रहा है और ये वाले नीचे होते जा रहे हैं दोनों भाग। तो डी से जब बोलेंगे तो ये निरपेक्ष नीचा हो रहा है। ए से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि अब ए से अगर बोलेंगे इसको, बी को, ये भी बी है ना, ए से जब बी की हाइट घटेगी तो क्या क्या मतलब कम हो रहा है? निरपेक्ष, भाई निरपेक्ष तो घट रहा है अगर डी से देखेंगे, लेकिन ए से देखेंगे तो सापेक्ष उच्चावच भी कम हो रहा है। देखिए इसको, ये इन तीन फिगर्स में बहुत अच्छा क्लियर हो रहा है। इस फिगर ए में, जिसे यूथफुल स्टेज बोलते हैं, युवा अवस्था, नदी की युवा अवस्था, नदी घाटी की युवा अवस्था, इसमें लंबवत अपर्दन यानी ये वाला अपर्दन अधिक हुआ है नीचे की तरफ, और जो पार्श्विक अपर्दन होता है ये ये कम हुआ है। ये यूथफुल अवस्था का गुण होता है, जिसमें लंबवत अपर्दन अधिक होता है, पार्श्विक अपर्दन नगण्य होता है। उसके बाद मैच्योर कंडीशन आती है, तो उसमें वो कंडीशन में क्या होता है कि लंबवत अपर्दन के साथ साथ पार्श्विक अपर्दन भी ठीक ठाक मात्रा में होता है, अधिक होता है। तो देखिए ये पर्वत जो है घट गए, ठीक है, इनकी हाइट घट गई है। और ओल्ड एज में हमने देखा कि नदी ने जो है पार्श्विक अपर्दन काफी अधिक किया, और वहां पर जो उच्चावच था वो समाप्त हो गया, और वहां पर एक मैदान बन गया। इस मैदान को आगे बताया जाएगा, पेनी प्लेन बोलते हैं, पेनी प्लेन, समप्राय मैदान, समप्राय मैदान। एक्चुअली ये जो पूरा टॉपिक है, ये डेविस का अपर्दन चक्र, भौगोलिक चक्र, और पेंक का जो भू आकृति का जो कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को समझने से पहले बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है। तो इस टर्मिनोलॉजी में, शब्दावली में हमने चार को जाना: पार्श्विक अपर्दन, लंबवत अपर्दन, निरपेक्ष अपर्दन, निरपेक्ष उच्चावच और सापेक्ष उच्चावच।
इसके बाद हमने जाना कि ये संप्राय मैदान क्या होता है, ठीक है, पेनी प्लेन। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। डब्ल्यू.एम. डेविस का, ये डब्ल्यू.एम. डेविस ने 1899 में अपना भौगोलिक चक्र प्रस्तुत किया, इसका कॉन्सेप्ट। तो इससे पहले यहाँ पर हमें जानना होगा कि मतलब डेविस ने जो अपना भौगोलिक चक्र बताया, तो ये किन चीजों पर आधारित था। एक विद्वान हुए थे जेम्स हटन, इन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया था और पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय पद्धति, पृथ्वी के इतिहास में चक्रीय पद्धति से मतलब है कि कोई भी स्थलाकृति हम देखते हैं तो उसमें एक चक्र पाया जाता है। जैसे कि आपने पढ़ा है कि अर्थ सरफेस पर जो भी हमें लैंड फॉर्म्स दिखाई देते हैं वो पृथ्वी के अंतर्जात बलों और बहिर्जात बलों के सम्मिलित प्रभावों, सम्मिलित क्रियाओं का परिणाम होते हैं। अंतर्जात बल जो होते हैं वो धरातल पर विषमताओं को उत्पन्न करते हैं, जैसे पर्वत पठार मैदानों का निर्माण करते हैं, पर्वतों का, पठारों का। और जो अपर्दन के कारक होते हैं, बहिर्जात बल, अनाच्छादनात्मक प्रक्रियाएं, जैसे अपर्दन के जो 5 कारक होते हैं और अपक्ष, ये समतल स्थापक बल होते हैं। मतलब ये उन उच्चावचों का अपर्दन करके, अनाच्छादन करके उनको नीचा करते रहते हैं। तो चक्रीय पद्धति का मतलब है कि जैसे एक कोई पहले स्थल रूप बनता है, फिर उस पर अपर्दन, अनाच्छादन की प्रक्रिया, प्रक्रम काम करते हैं, फिर वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, और अंत में वो समतल प्राय हो जाता है। और फिर से विभिन्न शक्तियां, विभिन्न बल कार्य करते हैं, फिर वहां पर स्थलाकृतियां, उच्चावचों का निर्माण होता है, फिर उन पर अपर्दन, अनाच्छादन की प्रक्रियाएं होती हैं, अपर्दन अपक्षय की प्रक्रियाएं होती हैं, फिर विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए वो फिर से समतल प्राय, पेनी प्लेन, एक समतल भाग में बदल जाता है। तो ये चक्रीय पद्धति। और एक रूपतावाद का सिद्धांत दिया उन्होंने। एक रूपतावाद का सिद्धांत था जेम्स हटन का कि जो मतलब जो भी प्रक्रियाएं, प्रक्रम आज हम देख रहे हैं, देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है। जेम्स हटन ने एक रूपतावाद के सिद्धांत में 3 बातें कही थी। एक बात कही थी उन्होंने कि ना आदि का पता है, ना अंत का भविष्य। मतलब ये पता नहीं है कि कोई चीज कब से प्रारंभ हुई थी और कब जाकर किस प्रकार से समाप्त होगी, ठीक है। वर्तमान भूत की कुंजी है, प्रेजेंट इज द की टू द पास्ट। यानी कि अगर हमको भूतकाल को जानना है, भूतकाल को जानना है, तो जो वर्तमान की प्रोसेस को अगर हम समझेंगे तो वो की तरह काम करेंगी, चाबी की तरह काम करेंगी भूतकाल को जानने के लिए। अर्थात वर्तमान समय में जो भूगर्भिक प्रक्रम और नियम कार्यरत हैं वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था। ये सारी बातें बताई जेम्स हटन ने। इन्हीं बातों से प्रभावित होकर एक समझ विकसित करके डेविस ने अपना भौगोलिक चक्र की संकल्पना प्रतिपादित की। इसमें इसके अलावा चार्ल्स डार्विन ने जो जैविक विकास का सिद्धांत दिया था, एवोल्यूशन की थ्योरी दी थी, उसका भी प्रभाव देखा जाता है जो भौगोलिक चक्र है डेविस का, उसकी उत्पत्ति में। अगर हम इसके सामान्य परिचय की बात करें तो भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है। इन्होंने डिफाइन किया डेविस ने कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसमें एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। अपर्दन के द्वारा घिसकर वो एक समतल मैदान में बदल जाता है। डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति, ठीक है,
ये एकरूपतावाद के सिद्धांत से प्रभावित होकर चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया और ये ऐतिहासिक परिवेश में किया। मतलब कोई भी ऐतिहासिक परिवेश में, मतलब आज यदि हमें कोई स्थल रूप दिख रहा है तो ये इतिहास में हुई घटनाओं और वर्तमान में चल रहे इतिहास में जो घटनाएं हुई और प्रक्रम हुए और आज भी जो प्रक्रम चल रहे हैं उनका प्रतिफल है, उनका रिजल्टेंट है। फिर इसके बाद इन्होंने महत्वपूर्ण एक स्टेटमेंट दिया, स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और समय का प्रतिफल होते हैं। इसे डेविस का त्रिकट कहते हैं, डेविस का ट्रायो। इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डेविस के ट्रायो त्रिकट में क्या सम्मिलित है, तो उसमें आएगा संरचना, प्रक्रम और समय। सम प्र सा, आप याद कर लेंगे इसका कोड SMS। संरचना, प्रक्रम, प्रक्रम यानी कि मेथड नहीं बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे। SPS कर लीजिए, इसको काट दीजिए। संरचना, प्रक्रम और समय, ठीक है। इसको डेविस का ट्राई बोलते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद भौगोलिक चक्र स्थल रूपों के निर्माण। अच्छा, इसको स्पष्ट कर दें पहले, ट्रायो में क्या बताया उन्होंने कि जैसे कोई भी स्थल रूप है वो आज हमें जो दिख रहा है वो जिस अवस्था में है, जिस भी अवस्था में है, चाहे वो घिसकर ऐसा हो गया है, चाहे वो मैदान बन गया है, वो रिजल्ट होता है, प्रतिफल होता है किस चीज का? संरचना। संरचना का मतलब वो उसकी संरचना किस प्रकार की, वो किस प्रकार की चट्टानों से बना है, नंबर 1, किस प्रकार की शैलों से बना है। मतलब अगर वो हार्ड रॉक से बना होगा तो वो अलग रूप में होगा, क्योंकि उस पर अपरदन के कारकों ने अलग मात्रा में प्रभाव डाला होगा। यदि वो कमजोर रॉक का है तो उस पर अलग प्रकार से प्रक्रिया हुई होगी, ठीक है, कमजोर चट्टानों से बना है। प्रक्रम यानी उस पर किन अपरदन के प्रक्रियाओं ने उस पर कार्य किया, और समय, कितने समय तक वो प्रक्रम उस पर कार्यरत रहे हैं। भौगोलिक चक्र स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है। यह स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन को दर्शाता है। यानी कि टाइमली, समय के साथ स्थल रूपों में क्या परिवर्तन होता है, ये दर्शाता है डेविस का सिद्धांत। इस संकल्पना की कुछ मान्यताएं हैं। पहली मान्यता है, उत्थान लघु अवधि में तीव्र गति से होता है। यानी कि लघु अवधि में, छोटी अवधि में और तीव्र गति से उत्थान होता है। अपरदन उत्थान समाप्त होने के बाद, अपरदन उत्थान समाप्त होने के बाद प्रारंभ होता है। ये जो है एक ऐसा बिंदु है, इस पर डेविस की आलोचना भी हुई है, क्योंकि पेंक कहते हैं, वाल्टर पेंक, जिन्होंने भू आकृतिक सिस्टम की संकल्पना दी, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो कहते हैं कि अपरदन वेट क्यों करेगा उत्थान के रुकने का। उत्थान भी चलता रहता है, अपरदन भी होता रहता है। ऐसा थोड़ी है कि जब तक उत्थान हो रहा है तो अपरदन के जो कारक हैं वो शांत बैठे हैं, वो अपना कार्य करते रहते हैं। फिर इन्होंने बताया कि जो स्थल रूप हैं उनका स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं के अनुरूप होता है। यानी कि वहां पर किस प्रकार का पर्यावरण है, पर्यावरण में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, कितनी वर्षा होती है वहां पर, किस प्रकार की जलवायु है, इस सब का स्थल रूपों पर प्रभाव पड़ता है। क्रमबद्ध होने से पहले लंबवत व क्रमबद्ध होने के बाद पार्श्विक अपरदन करती हैं नदियां। तो ये मैंने भी आपको पहले बताया था कि जैसे अगर ये यहाँ रिवर बह रही है तो रिवर पहले लंबवत अपरदन करेगी। जब वो एक सर्टेन डेप्थ को प्राप्त कर लेगी तब वो जो नदियां हैं, तब वो इन पार्श्वों का अपरदन करना प्रारंभ करेंगी। तो पहले
घाटी गहरी होती है, पहले घाटी गर्तन होता है, घाटी गर्तन की क्रिया होती रहती है। पहले वैली, देखिए यहाँ समझने की बात है, वैली डीपनिंग का काम होता है, डीपनिंग, और तब जाके फिर होता है वैली वाइडनिंग। यानी पहले घाटी को गहरा होने का काम होता है, जो कि होता है लंबवत अपरदन से, फिर होता है घाटी के चौड़ा होने का काम, यानी कि पार्श्ववर्ती अपरदन। ये मैं पहले भी स्पष्ट किया आपको। स्थल रूप अंतर्जात और बहिर्जात प्रक्रमों की पारस्परिक क्रिया का परिणाम होती है, ये आपको बता ही दिया। अभी मैंने बताया था कि जैसे स्थल रूपों का निर्माण, निर्माणकारी बल अंतर्जात बल होते हैं, और उनको समतल स्थापक बल यानी कि जो बहिर्जात प्रक्रम है, उन निर्मित स्थल रूपों को नीचा करते रहते हैं, तो उनका अपर्दन करते रहते हैं, तो उनको हम विनाशात्मक बल भी कहते हैं। इनके पारस्परिक क्रियाओं का परिणाम प्रतिफल होता है। भौगोलिक चक्र का डायग्राम चित्र द्वारा निरूपण प्रदर्शन। तो देखिए ये जो ये अवस्था है, इस अवस्था में उत्थान होता है, इस वाली अवस्था में अपर्दन नहीं हो रहा। ये जो डेविस का एक ऐसी बात जिसकी उनकी आलोचना होती है कि वो उन्होंने अपनी मान्यता बोला कि पहले उत्थान होता है, बहुत अल्प समय में, लघु समय में उत्थान होता है, और उसके बाद अपर्दन शुरू होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो समय है, ये समय की रेखा नीचे यहाँ दे रखी है, एक्स वाई है, ये एक्स वाई, ये जो लाइन है ये समय को प्रदर्शित कर रही है, और जो एक्स और जेड है ये उच्चावच को प्रदर्शित करने वाली रेखा है। जल विभाजक का मतलब होता है ये और ये जो हाइट है, ये भाई, इधर जो नदी बह रही है उसका पानी इसमें नहीं जा सकता, तो इस नदी को, इस नदी के जल को और इस नदी के जल को अलग अलग बहने में, ये बीच की जो ऊंचाई है ये डिफरेंस क्रिएट कर रही है, ये दोनों को सेपरेट कर रही है, तो इसको हम बोलते हैं वाटर डिवाइडर। देखिए लिखा वाटर डिवाइडर, जल विभाजक। तो ये यूसी वक्र है, ये निरपेक्ष उच्चावच, एलसी वक्र सापेक्ष उच्चावच है, एक्स वाई रेखा समय बता रही है, और एक्स जेड रेखा क्या बता रही है, ऊंचाई, उच्चावच। और ये एक्स ए, ये वो समय है जिसे हम बोल रहे हैं उत्थान का समय। ए से डी युवावस्था, डी से जी तक प्रौढ़ावस्था, और जी से लेकर के आगे, जैसे जी एच आई, तो यहाँ जे, कोई जे समय मान लीजिए, तो जी से लेकर जे आगे तक जो है ये वृद्धावस्था। तो यूसी वक्र क्या है, निरपेक्ष उच्चावच जल विभाजक शिखरों को जोड़कर, अभी मैंने बताया ना जल विभाजक। उसके बाद वक्र एलसी सागर तल से न्यूनतम ऊंचाई, घाटी तल को मिलाकर खींचा गया, तो ये घाटी तल, ये जो है, यानी कि ये मान लीजिए समुद्र तल है, तो ये घाटी तल है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में सारे घाटी तलों को मिलाकर के जो एक ऊंचाई बनेगी किसी नदी का, किसी नदी के सारे घाटी तल को, तो वो हो जाएगी सापेक्ष उच्चावच, और ये जल विभाजक शिखर, इनको जोड़ करके ये बनेगा निरपेक्ष उच्चावच। अब आगे बढ़ते हैं। इन्होंने बताया कि रेखा एडीजी, इसको थोड़ा और चित्रकार समझ लें कि रेखा एडीजी, ये वाली रेखा यहां से लेके ये ए डी
जी, ये आधार तल बता रही है, यानी कि आधार तल वो तल होता है नदी अपरदन करते-करते जिस देखिए, ये जो सापेक्ष उच्चावच है घट कर यहाँ पर इस हाइट पे आ गया और निरपेक्ष उच्चावच भी घट कर इस हाइट पर आ गया। तो ये जो हाइट होती है जिस हाइट तक जिस लो लेवल तक नदी अपरदन करके निरपेक्ष और सापेक्ष उच्चावचों को घटाकर जिस लीस्ट हाइट तक अपरदन करेगी उसको हम क्या बोलते हैं आधार तल, बेस लेवल। बीसी प्रारंभिक सापेक्ष उच्चावच, ये जो बीसी है इसको हम थोड़ा कलर चेंज करके बताएंगे। बीसी ये बीसी ये क्या है, प्रारंभिक सापेक्ष उच्चावच, प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच बीसी है, यहां से लेकर के यहां तक देखिए है ना सापेक्ष उच्चावच। और बोला जाए प्रारंभिक निरपेक्ष उच्चावच क्या है, तो ए सी, यहां से लेकर के यहां तक, ये यहां तक अगर पूरा नीचे तक बोलेंगे इस ए से इस सी तक तो प्रारंभिक निरपेक्ष उच्चावच, और ये यहाँ पे है बी, बी से सी ये होगा प्रारंभिक सापेक्ष उच्चावच। और जब ये युवावस्था खत्म होती है यहाँ पर तब सापेक्ष उच्चावच ये हो जाता है, निरपेक्ष ये हो जाता है, निरपेक्ष भी घट गया, सापेक्ष भी घट रहा है। और जब प्रौढ़ावस्था खत्म होकर के वृद्धावस्था शुरू होती है तो देखिए ये सापेक्ष इतना ही रह गया, ठीक है, और निरपेक्ष इतना, ये निरपेक्ष भी घटा है देखिए है ना। बीसी प्रारंभिक सापेक्ष ईएफ अधिकतम सापेक्ष उच्चावच, तो ईएफ अधिकतम सापेक्ष उच्चावच देखिए ई ये लिखा हुआ है यहाँ पर, वो बोल रहा है कि बीसी प्रारंभिक सापेक्ष उच्चावच ये हो गया बता दिया। इसका तो बोल रहा है ई एफ अधिकतम सापेक्ष उच्चावच, ये डी ई एफ ये सापेक्ष उच्चावच है, ये अधिकतम देखिए अधिकतम सापेक्ष उच्चावच बोल रहा है उसको, इसका मतलब क्या हुआ कि निरपेक्ष उच्चावच मतलब युवावस्था के एंड में, युवावस्था में लंबवत अपरदन ज्यादा हो रहा था तो ये तो यहां से घट करके यहां पर आ गया, लेकिन युवावस्था में लंबवत अपरदन ना के बराबर हुआ है, वो केवल यहां तक घट के आया है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये ई और एफ अधिकतम है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर ई एफ वाला जो यानी कि यहाँ पर जो सापेक्ष उच्चावच है वो इतना है, यहाँ पर इतना हो गया और आगे ये घट जाएगा, ये जो है घट गया। तो अधिकतम सापेक्ष यहाँ से पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि आपको किसी भी चीज में कोई समस्या है आप जो है कमेंट करके जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये इसमें थोड़ा टेक्निकल टर्म्स यूज की गई हैं और थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है। अगर वो टर्म्स थोड़ी क्लियर हो जाएंगी तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। तो ई एफ अधिकतम सापेक्ष उच्चावच, यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि जो अधिकतम सापेक्ष उच्चावच है वो किस अवस्था में या किस अवस्था के एंड में देखने को मिलता है। बिंदु सी के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है, अपरदन प्रारंभ हो जाता है। ये बिंदु सी यहाँ पर, ये जो इनकी एक आलोचना बाद में होगी। अब पेंक ने इनकी आलोचना की है और पेंक ने बोला है कि अपरदन उत्थान का इंतजार नहीं करता। डेविस क्या बोल रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक यानी इस अवस्था में इसे उत्थान की अवस्था बोला है, इसमें केवल उत्थान होता है और इसके बाद अपरदन प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ क्या बताया इन्होंने, सी के बाद उत्थान समाप्त हो जाता है, अपरदन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। एक्स वाई समय का परिचायक है, या पहले बता दिए एक्स वाई जो लाइन है ये समय का परिचायक है और
ये तो बोल ही दिया पहले कि जो एक्स जेड है ये उच्चावच का परिचायक है। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपने इस अपर्दन चक्र में 3 अवस्थाएँ बताई, उन तीनों अवस्थाओं में क्या-क्या क्रियाएँ होती हैं। जो पहली अवस्था है, अच्छा यहाँ कुछ उन्होंने और भी बताया है। हाँ, भौगोलिक चक्र जो इनका है, इसकी 3 अवस्थाएँ हैं। पहली अवस्था क्या है? तरुणावस्था या युवावस्था। इसमें शीर्षवर्ती अपर्दन होता है। अब यहाँ से आप दिमाग में बैठा दीजिए, शीर्षवर्ती अपर्दन। सरिता दीर्घीकरण होता है, घाटी गर्तन होता है। घाटी के घाटी के जो पार्श्व होते हैं वो उत्तल ढाल के होते हैं। वी आकार की घाटी, गॉर्ज और कैनियन का निर्माण होता है। इसको समझिए कि जो तरुणावस्था है उसमें शीर्षवर्ती अपर्दन, शीर्षवर्ती अपर्दन का मतलब मान लीजिए कि कोई नदी यहाँ से निकली है, ये बह के जा रही है, तो वो नदी जो है अपनी घाटी को पीछे की तरफ भी काटती है और इस प्रकार नदी लंबी हो जाती है। जो नदी पहले यहाँ से यहाँ तक बह रही थी, वो नदी अब यहाँ से यहाँ तक है। तो इसे इसीलिए इसको बोला गया सरिता दीर्घीकरण। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि शीर्षवर्ती अपर्दन या सरिता दीर्घीकरण की प्रक्रिया अपर्दन चक्र के किस अवस्था से संबंधित है, तो आप उसका तरुणावस्था लगाएंगे। इसके बाद है घाटी गर्तन। घाटी गर्तन आपको बता ही दिया कि नदी 2 प्रकार से अपर्दन कर सकती है, पार्श्विक अपर्दन और ये नीचे को लंबवत अपर्दन। तो जो युवावस्था है, तरुणावस्था है, इसमें घाटी नदी जो है लंबवत अपर्दन करती है। तो नदी जब लंबवत अपर्दन करेगी तो घाटी गहरी अधिक होती है, चौड़ी नहीं होती है। ठीक है, वैली अभी बताया था, वैली डीपनिंग की प्रक्रिया होती है और वैली वाइडनिंग नहीं होती। ठीक है? घाटी गहरी होती है, चौड़ी नहीं होती है, चौड़ाई में अपर्दन नहीं हो रहा है। घाटी गर्तन, लंबवत अपर्दन, देखिए अभी सब आपको क्लियर कर दिया। घाटी के पार्श्व जो उत्तल ढाल के होते हैं, इस प्रकार से होती है घाटी, ये उत्तल ढाल। बाद में जो आएगी प्रौढ़ावस्था, उसमें ढाल इस प्रकार से हो जाएगा, ऐसे नहीं, ऐसे। ये अवतल ढाल है और ये जो है ये उत्तल ढाल है। तो युवावस्था में आपसे पूछा जा सकता है घाटी के पार्श्वों का ढाल किस प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे उत्तल ढाल होता है। ये आपको बता ही दिया। युवावस्था में लंबवत अपर्दन होता है, वर्टिकल इरोजन होता है। अतः सापेक्ष उच्चावच में क्या होता है जो है, तो जो ये वाली अवस्था है, इस अवस्था में क्योंकि पार्श्ववर्ती अपर्दन नहीं हो रहा है, जल विभाजक अपर्दन नहीं हो रहा है, घाटी का वाइडनिंग नहीं हो रही है, तीनों एक ही बात है, तो इसलिए जो ये जो सी पॉइंट है ये वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, या थोड़ा सा ही इसमें, लेकिन जो जो सापेक्ष उच्चावच है, सापेक्ष जो रिलीफ है यानी कि रिलेटिव रिलीफ, उसमें भारी कमी होती है। तो एलसी वक्र जो है ये तो नीचे गिरता है, लेकिन जो यूसी वक्र है ये वहीं का वहीं रहता है। ठीक है, सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है, ये आप समझिए इसको। तो सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि क्यों हो रही है, तो आप इसका कारण क्या बताएंगे? क्योंकि घाटी गहरी होती जा रही है, घाटी गर्तन का काम चल रहा है, लंबवत अपर्दन हो रहा है, पार्श्ववर्ती अपर्दन, क्षैतिज अपर्दन नहीं हो रहा है। तो जो जल विभाजकों की ऊंचाई है, यानी कि जो पीक्स हैं या घाटी के जो पार्श्वों की जो हाइट है वो नीचे नहीं हो रही है, लेकिन घाटी नीचे होती जा रही है। जैसे इसको ये समझिए, जैसे ये है, अब ये समुतल है, ये जल विभाजक शीर्ष है। अब नदी यहाँ से अगर बह रही है तो नदी गहरी होती जा रही है, नदी गहरी तो हो रही है,
लेकिन ये वाली जो हाइट है, जो यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने क्या बोला, निरपेक्ष, निरपेक्ष उच्चावच में कमी नहीं हो रही है, लेकिन सापेक्ष में वृद्धि क्यों होगी? क्योंकि जो पॉइंट पहले यहाँ पे था वो घटकर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ घट के। तो देखिए ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये निरंतर बढ़ता जा रहा है, और इसी इसी डिस्टेंस को ही तो हम बोलते हैं सापेक्ष उच्चावच, अभी पहले बताया था। तो यहाँ से मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इसको ए मानिए, ये बी है, ये सी और डी, यानी पहले जो ए बी था वो अब सी बी हो गया, और जो सी बी था वो बाद में डी बी हो गया, यानी और घट गया। ठीक है, इस प्रकार इसमें सापेक्ष उच्चावच में वृद्धि होती है। इन्होंने क्या बोला, प्रारंभिक अवस्था युवावस्था में पार्श्विक अपवर्तन नगण्य, निरपेक्ष सामान्य बना रहता है, निरपेक्ष जो उच्चावच है वो सामान्य बना रहता है। इस युवावस्था में उच्छलिकाएं यानी रैपिड्स और वाटरफॉल दिखाई देते हैं इस अवस्था में। इसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। ठीक है, तो जो प्रौढ़ावस्था है, ठीक है, मैच्योर एज भी बोल देते हैं इसको, इसमें पार्श्विक अपवर्तन प्रारंभ हो जाता है। देखिए इसमें पार्श्विक अपवर्तन प्रारंभ हो गया, मतलब वैली वाइडनिंग शुरू हो गई। ठीक है, घाटी गर्तन धीमा हो जाता है, यानी कि जो ये वाला अपवर्तन हो रहा था लंबवत, वो कम हो गया, और ये क्षैतिज अपवर्तन पार्श्व अपवर्तन ये बढ़ गया, जो नगण्य था वो बढ़ गया। और इसमें नदियां प्रवणित होकर, ग्रेडेड होकर वो आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं, मतलब बहुत नीची बहने लगती हैं। और ये जो लंबवत अपवर्तन इसमें नहीं हो रहा है, उसका कारण यही है कि नदियों ने क्या कर लिया, अपने आधार तल को प्राप्त कर लिया। पार्श्विक अपवर्तन प्रारंभ हो गया, तो इसलिए इसमें जो यूसी वक्र है, जो इसमें यूसी वक्र है वो भी नीचे गिर रहा है, और एलसी भी नीचे गिर रहा है, दोनों ही वक्र नीचे गिरते हैं, सापेक्ष उच्चावच और निरपेक्ष दोनों। पार्श्व ढाल न्यून हो जाते हैं, घट जाते। ठीक है, पार्श्व ढाल न्यून होने का मतलब क्या है कि जो ऐसे थे वो ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, पार्श्व ढाल ये अधिक कोण है और ये कोण कम हो गया। ठीक है, पार्श्व ढाल कोण गिर गया, कम हो गया। अब आती है तीसरी अवस्था, जीर्णावस्था। ठीक है, घाटी गर्तन इसमें समाप्त हो जाता है, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी उसमें थोड़ा बहुत रह गया था, इसमें बिल्कुल जीरो हो जाता है। इसके साथ प्रारंभ होती है अवस्था, यानी कि घाटी गर्तन खत्म, जीर्णावस्था शुरू। पार्श्विक अपवर्तन होता रहता है, इसलिए वैली वाइडनिंग लगातार निरंतर कंटिन्यूसली चलता रहता है। अधः से जल विभाजक आकार में कमी आती है, यानी कि जो जल विभाजक थे, ये जो जल विभाजक ये जो थे वो इस प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए खड़े चट्टाने, खड़ी जो श्रेणी है वो बिल्कुल मैदानी ढाल बिल्कुल न्यून हो गया है ना। निरंतर निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से कमी आती है, दोनों उच्चावच समाप्त होने लगते हैं, ढाल अवतल हो जाता है। अब ढाल कैसा हो जाता है, अवतल, ऐसे। ठीक है, नदी विसर्प बनते हैं इसमें, मेंडरिंग। आगरा में देखिए यमुना कैसे बहती है, ऐसे ऐसे। ठीक है, मैदानी क्षेत्रों में। यहाँ पे वृद्धावस्था में हमें फ्लड प्लेन, बाढ़ के मैदान देखने को मिलते हैं, और इनको पेनी प्लेन कहा डेविस ने, क्रिकमे ने इसको पेन प्लेन बोला। अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत रेजिड्यू माउंटेन्स बनते हैं, जिनको मोनोडोना कहा डेविस ने। ठीक है, और अब इसका जो है मूल्यांकन कर लेते हैं कि इसके क्या कमियां हैं सिद्धांत में, तो इस या क्या इसके प्रभावी पक्ष हैं। ठीक है,
50 वर्षों तक इसका बोलबाला रहा, अत्यधिक सरल है, व्यवहार्य है, ईजी टू अंडरस्टैंड है, ईजी टू एक्सप्लेन है, व्यापक स्तर पर क्षेत्र अध्ययन का परिणाम है। अब इसे कमजोर पक्ष की बात करें तो अल्पकालिक त्वरित उत्थान, ये इसका हो गया नेगेटिव पॉइंट। क्यों हो गया नेगेटिव? कि डेविस क्या बोल रहे हैं कि अल्पकाल में भाई हिमालय, एग्जाम्पल ले, हिमालय पर्वत श्रृंखला कब से बनना शुरू हुई? आज भी बन रही है। तो ये तो अल्पकाल, ऐसा था नहीं कि हिमालय कुछ वर्षों में ही बन गए। ये प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार नहीं है कि अल्पकाल में त्वरित उत्थान तुरंत बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अपर्दन उत्थान का इंतजार नहीं करता, ये मैं बीच में भी बताया था, फिर से ऐसा नहीं होता कि पहले उत्थान हो जाएगा फिर अपर्दन होगा। उत्थान और अपर्दन साथ साथ होने वाली प्रक्रियाएं हैं। संकल्पना भ्रामक, चक्र की तीनों अवस्थाओं के पूरा होने तक धरातल स्थिर नहीं रहता। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि ये तीनों अवस्थाएं आएंगी ही आएंगी चक्र में। पता चला कि जब तक मान लीजिए युवावस्था चल रही है, प्रौढ़ावस्था आई, फिर कुछ स्थलाकृति में ऐसा परिवर्तन हो गया कि फिर से नवोन्मेष आ गया, फिर से अपर्दन का चक्र पूरा नहीं हो पाया और उसमें परिवर्तन हो गया, चक्र बाधित हो जाएगा। समय को जो आवश्यकता से अधिक महत्व दिया। पेंक ने बताया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम समय का प्रतिफल नहीं होते, जो डेविस ने कहा, वरन पेंक ने क्या बताया कि ये उत्थान और अपर्दन की आनुपातिक दर पर निर्भर करते हैं। ठीक है, शोरले, हैक, स्ट्रॉलर ने स्थल रूपों की ऐतिहासिक विकास की संकल्पना को अस्वीकृत कर गतिक संतुलन सिद्धांत दिया। इसके साथ यहाँ पर आज हमने डेविस का अपर्दन चक्र, भौगोलिक चक्र पढ़ लिया है, और जो प्लैंक का मॉर्फोलॉजिकल सिस्टम है इसको मैं अगली वीडियो में बनाऊंगा। वीडियो काफी लंबा हो गया, 52 मिनट्स का हो गया। और इसमें अगर यदि आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है, समझ नहीं आता, तो आप लोग नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, इट वुड बी आंसर्ड। ओके, थैंक यू।